हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और आज के वीडियो में हम जानेंगे फैट्स और लिपिड्स के बारे में। फैट्स और लिपिड्स हमारे लिए एक बहुत आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं और फैट्स और लिपिड दोनों ही कार्बनिक यौगिक हैं जो कि हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो वसा की जब हम बात करते हैं तो वसा मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड से बने हुए होते हैं। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर हम सरल भाषा में बोलें तो फैट्स हैं वह फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स एक बड़ी श्रेणी है जिसके अंतर्गत वसा भी आते हैं और इसके अंतर्गत फॉस्फोलिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल अन्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फैट्स एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, उसका निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन के संश्लेषण में और वसा घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई और के, इनके अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब हम वसा और लिपिड्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वसा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं और ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स एक बड़ी श्रेणी है जिसके अंतर्गत वसा आती है और इसमें अन्य यौगिक भी आते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड या स्टेरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और अन्य हॉर्मोन्स। तो हम कह सकते हैं कि सभी वसा लिपिड तो होती हैं लेकिन सभी लिपिड वसा नहीं होते। तो लिपिड एक बड़ी श्रेणी है और वसा उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइए अब जानते हैं वसा के प्रकार के बारे में। तो जब हम पोषण की दृष्टि से वसा का वर्गीकरण करते हैं रासायनिक आधार पर, तो हम वसा को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी संतृप्त वसा की। तो जब हम संतृप्त वसा की बात करते हैं तो संतृप्त वसा में जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और जो असंतृप्त वसा होती है उसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रह सकते हैं। तो असंतृप्त वसा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल असंतृप्त वसा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पर एक सिंगल जो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरी होती है बहु असंतृप्त वसा जिसे हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या प्यूफा। तो पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनमें मल्टीपल प्लेसेस पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तीसरी वसा होती है हमारी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है वो हमें मिलती है जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल्स का तो उसके परिणाम स्वरूप वह बनती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम वनस्पति घी, डालडा या हमारे जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं उनके द्वारा हमें यह प्राप्त होती है। तो अगर हम वसा के वर्गीकरण को देखें जो पोषण की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वसा 3 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा भी 2 प्रकार की होती है, म्यूफा और प्यूफा और थर्ड होती है ट्रांस फैट। आइए अब जानते हैं वसा के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। तो जब हम वसा के कार्यों की बात करते हैं तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक कंडेंस स्रोत या डेंस स्रोत या स्टोरेज के रूप में काम करती है। तो वसा को संग्रहित ऊर्जा को संग्रहित करने का काम वसा हमारे शरीर में करती है। तो 1 ग्राम जो वसा है वो हमारे हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा वसा का दूसरा काम है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, इन सभी या किडनी है, तो इन सभी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम वसा करती है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें वसा तो वसा हमारी बॉडी में विभिन्न हार्मोन्स जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल है या टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, इन सभी का निर्माण करने में वसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारे एंजाइम्स का निर्माण में भी वसा अपनी भूमिका या वसा की भूमिका होती है। इसके अलावा जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे कि ए, डी, ई और के, तो इसका हमारा शरीर इन विटामिन्स का उपयोग कर पाए, इनका अवशोषण कर पाए, उसके लिए हमें फैट्स की या वसा की आवश्यकता होती है। तो वसा हमारे लिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं।
इसके अलावा जो फैट्स हैं या वसा है वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, उसका निर्माण करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वसा की कमी होने से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह फ्रेगमेंट होने लगती है या ब्रेक डाउन होने लगती है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए भी हमें वसा की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा जो आवश्यक हमारे लिए फैटी एसिड्स हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 में आते हैं एएलए, ईपीए और डीएचए, और ओमेगा 6 में आते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे शरीर के द्वारा बनाए नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें हमें भोजन के रूप में लेना बहुत आवश्यक होता है। तो यह भी हमें जो है फैट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो फैट्स एंड होते हैं वो हमारे भोजन को टेस्ट और सैटिस्फैक्शन प्रदान करने का काम भी करते हैं। तो फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमें टेस्ट प्रदान करने का काम करते हैं और हम उन्हें खाने के बाद काफ़ी देर तक सैटिस्फाइड या फिर संतुष्ट महसूस करते हैं। आइए अब जानते हैं जो फैट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं वो कौन-कौन से हैं, या जो हेल्दी स्रोत हैं वो कौन-कौन से हैं। तो अगर हम वसा के स्वस्थ स्रोतों की तरफ देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जितने भी परंपरागत ऑयल्स हैं, ट्रेडिशनल जो ऑयल्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, तिल का तेल या कोकोनट ऑयल। ये सभी ऑयल हमारे लिए हेल्दी हैं, क्योंकि ये हमारे डाइट में म्यूफा जो है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इनके अंतर्गत ओमेगा 3 भी आते हैं। इसके अलावा जब हम अन्य स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे बीज और नट्स, जैसे कि सीड्स हैं, जैसे हमारे अलसी के बीज हैं, अखरोट हैं, तिल के बीज हैं, या फिर हमारे अ, या फिर जैसे चिया सीड्स हैं, तो ये सभी भी हमारे डाइट में एक वसा के अच्छे स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। तो अलसी के बीज और अखरोट हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं शाकाहारी डाइट में। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोतों में आती है सबसे इम्पोर्टेंट है फैटी फिश। इसके अलावा नारियल है, या फिर देसी घी है, या फिर सोयाबीन और एवोकाडो, ये भी जो हेल्दी फैट है उनके इम्पोर्टेंट स्रोत माने जाते हैं। अगर हम आईसीएमआर निन की आहार संबंधित सिफ़ारिशें देखें जो वसा के लिए बनाई गई हैं, तो निन की सिफ़ारिशें कहती हैं कि जो कुल कैलोरी है उसका 20 टू 35% जो कैलोरी है, या 20 टू 35% ऊर्जा है, वह वसा वाले स्रोतों से हमें प्राप्त होनी चाहिए। उससे ज़्यादा एनर्जी हमें वसा स्रोत से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर हम संतृप्त वसा की बात करें तो संतृप्त वसा का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी डाइट में या कुल कैलोरी में, वो 10% से कम होना चाहिए, अर्थात 10% से कम ऊर्जा हमें, कम कैलोरी हमें संतृप्त वसा स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए। अगर ट्रांस फैट की या ट्रांस वसा की बात करें तो ट्रांस फैट का जो कंज़म्पशन है वह कुल कैलोरी का 1% से भी कम होना चाहिए। तो अगर हम ट्रांस फैट के डेली कंज़म्पशन की बात करें तो वह 2 ग्राम पर डे से भी कम होना चाहिए। तो जो असंतृप्त वसा होती हैं उन्हें जनरली अच्छा फैट कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए हम संतृप्त और ट्रांस फैट की जगह पर असंतृप्त वसा का सेवन कुछ अधिक मात्रा में इन दोनों की तुलना में किया जा सकता है। इसके साथ ही जब हम वसा के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम कई बार ओमेगा 3 या ओमेगा 6 के बारे में सुनते हैं, या हमें पता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे लिए आवश्यक फैटी एसिड्स हैं, अर्थात आवश्यक अम्ल हैं, जो कि हमें वसा वाले स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंतर्गत 3 फैटी एसिड्स हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं या इम्पोर्टेंट है। पहला है एएलए, जिसे हम कहते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है, यह हमें अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और सोयाबीन से प्राप्त होता है, और इसे शरीर जो ईपीए है और डीएचए है इसमें भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन का रेट कम होता है, रेशियो कम होता है। इसके अलावा जो 2 अन्य फैटी एसिड्स हैं वो हैं हमारे ईपीए, जिसे हम कहते हैं इकियोसा पेंटोथेनिक एसिड, और दूसरा है डीएचए डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो ये दोनों जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ये हमें फैटी फिश या जो शैवाल है या एल्गी है वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारे जो वेजिटेबल स्रोत हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं।
उसके बाद है हमारा दूसरा है ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड में जो हमें प्लांट सोर्सेज से प्राप्त होता है वो है लिनोलेइक एसिड। तो लिनोलेइक एसिड हमें जो भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एक है हमारा एराकिडोनिक एसिड। जो एराकिडोनिक एसिड होता है ये हमें जो एनिमल सोर्सेज के फूड हैं जैसे कि अंडे हैं, मांस है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्राप्त होता है। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है, हमारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर है, उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो हार्ट हेल्थ है उसमें भी यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं और हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो ओमेगा 6 होते हैं वह भी हमारी स्किन और हमारे हेयर की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन देखें तो जो आइडियल रेशियो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वह 1:1 से लेकर 4:1 के अनुपात में होना चाहिए। अर्थात 4 पार्ट अगर ओमेगा 6 है तो 1 पार्ट ओमेगा 3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट के डेटा को देखें तो अभी आधुनिक जो डाइट है उसमें यह अनुपात 20:1 या उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो ये असंतुलन बढ़ गया है वर्तमान डाइट में या वर्तमान आहार में, इससे अभी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे कि इन्फ्लेमेशन है या फिर हार्ट संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने की जो चांसेस हैं वह हो रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे मेंटल जो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कॉग्निटिव डिक्लाइन है, इसके सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि आर्थराइटिस है उसके बढ़ने की संभावना भी इसके कारण बढ़ रही है। तो इसलिए जो हमारी डाइट है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 है दोनों ही हालाँकि हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका जो संतुलन है वह हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि जो भारतीय डाइट है या भारतीय आहार है उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ गई है और ओमेगा 3 की मात्रा कम हो गई है। तो ओमेगा 3 के जो स्रोत हैं हमारी डाइट में वह लिमिटेड हैं क्योंकि ओमेगा 3 जो मिलता है हमें वह फैटी फिश और वेजिटेरियन डाइट में या वेजिटेरियन सोर्सेज देखें तो ओमेगा 3 के जो वेजिटेरियन स्रोत हैं वो हैं अखरोट या फिर अलसी के बीज और हमारे चिया सीड्स। तो इस वजह से जो क्योंकि आजकल हम वेजिटेबल जो ऑयल हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का कंजम्पशन भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो जिस कारण से हमारी डाइट में जो ओमेगा 6 की मात्रा है वह ओमेगा 3 की कंपैरिजन में बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जिस कारण से हमें कई तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ हैं वह देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपनी डाइट में जो ओमेगा 3 रिच जो फूड है, ओमेगा 3 रिच जो फैटी सोर्स हैं, उन पे हमें ध्यान देना है और उन्हें अपने आहार में शामिल करना है, ताकि हमारी बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का संतुलन बना रहे और हम अच्छी हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को अचीव कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।